वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 के क्लासेस में स्वागत है। पेपर 1 में हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे कलेक्शंस वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अंतिम समय में ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। ये कह सकते हैं अंतिम प्रहार है आपका। अब आपका 17 मार्च को एग्जाम है, बहुत ही कम समय बचा है, तो आप प्रीवियस ईयर को जरूर से सॉल्व करें आप। और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने, विगत परीक्षाओं का सार संग्रह। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, यह कथन किसका है? भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। भारतीय संविधान की विशेषता को देखते हुए किसने ये कहा है कि भारत का जो संविधान है वो संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? यह किसने कहा है? केसी वियर। केसी वियर, याद रखिएगा, केसी वियर का ये कथन है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 6 है। पहले कितनी थी? 7। संपत्ति का मूल अधिकार को खत्म कर दिया है, इसीलिए अब इसकी संख्या कितनी बची है? 6। तो मूल अधिकार कितने हैं भाइयों? 6 है। चलिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? हमारा मूल अधिकारों में एक अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 में ये है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया था भारत में भारतीयों में फूट डालने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद माने एक राज्य के और दूसरे राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो जाएगा तो उसके संबंध में एक निर्णय लेने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की बात कही गई है। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 263, 263। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से उद्धृत है? यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, तो ये किस देश के संविधान से उद्धृत है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट, सरकारी उपक्रम समिति, जिसे कि वित्तीय समिति भी कहते हैं, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 होते हैं दोस्तों, और राज्यसभा के 7 होते हैं। टोटल हो गए 22। समिति का नाम क्या? सरकारी उपक्रम समिति, जिसे वित्तीय समिति भी कहा जाता है। इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 22। अब पूछेगा इसमें लोकसभा के कितने होते हैं? तो आंसर आपका 15। अगर राज्यसभा के कितने होते हैं तो आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, राज्य उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपका 1949 में, और आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। ये अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही बन गई थी, और ये आपका 1949 में बना था। नेक्स्ट, भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया? जैसा आप अवगत है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जी हाँ, उसी दिन से प्रभाव में आ गया ये संविधान हमारा। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? अभी ये अब 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। अभी 2026 तक यही लोकसभा की सीटें रहेगी और इसी अनुसार से चुनाव होंगे, लेकिन 2026 में नया परिसीमन के तहत लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के कह सकते सीटों की संख्या में आमूल चूल परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी वर्तमान में जो डाटा है ना,
जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद बहुत ज़्यादा आबादी में परिवर्तन हुआ है देश का, इसीलिए परिसीमन भी अभूतपूर्व होगा और जो सीटों की संख्या है किसी भी स्टेट की या लोकसभा की, वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। आज हमारे देश में जो 545 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, आने वाला जो चुनाव होगा 2029 में, उसके पहले आपका 2026 आएगा, जब परिसीमन लागू हो जाएगा। तो या आप याद रखिएगा, यहाँ सीटों की संख्या 1000 प्लस हो जाएगी। ये जो 545 है ना, यहाँ सीटों की संख्या 1000 प्लस मिलेगी। इसी प्रकार आपका अगर झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है, वो भी आपको 150 प्लस हो जाएगी, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है 1971 के कंपेयर में। और ये सारा जो काम हो रहा है 1971 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, सारी सीटें 1971 के अनुसार ही निर्धारित है। लेकिन 2026 के बाद ऐसा नहीं होगा, 2026 के अनुसार फिर सीटों की संख्या निर्धारित होगी और बहुत ही जरूरी है वो। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकती है? जी हाँ, राज्यसभा को जो धन विधेयक है उसके मामले में बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए हैं। वो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ 14 डे 14 दिन ही रोक के रख सकती है। अगर वो पारित नहीं करती है तो फिर वो उसे पारित मान लिया जाएगा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला? गोवा को राज्य का दर्जा मिला 1987 में, 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम जो होता है, हमारे राज्य में 5 नगर निगम है झारखंड में, तो झारखंड के जो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी है उसको महापौर कहा जाता है, महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी? तो 14 राजनीतिक दल थे प्रथम जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृत प्रदान की गई? संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति प्रदान कब की गई? तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप जानते हैं, तो मतलब उसी दिन इसको स्वीकृति मिल गई। लेकिन देश में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसे स्वीकृति कब मिली? तो 26 नवंबर 1949 को। दोनों को समझना है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा पारित संविधान, जो संविधान सभा ने जो पारित किया कब? 26 नवंबर 1949 को। उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि अब वर्तमान में इसकी संख्या अनुसूचियां 12 हो गई और अनुच्छेद आपका 450 प्लस हो गया है। अनुच्छेद कितने हो गए? 450 प्लस वर्तमान में, और अभी अनुसूचियां 12 है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है, यानी 22 चैप्टर्स है, 22 भागों में विभाजित है। संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? संसद को। संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? संशोधन में राज्य संसद को, राज्य की विधानसभाओं को नहीं है। ये संसद या लोकसभा या राज्यसभा संशोधन विधेयक को कोई भी ला सकती है सदन में। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा अधिकार है, मूल अधिकार, जो इमरजेंसी के दौरान यानी आपातकाल के दौरान भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन सुरक्षा का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राप्त है वो आपका नहीं समाप्त किया जा सकता इमरजेंसी के तहत भी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है। संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत ही होता है, जो कि आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट, दल बदल पर कानूनी रोकथाम का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है? दल बदल को रोकने के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था, जिसको 52वां संविधान संशोधन कहते हैं। ये 1985 में किया गया था।
दल बदल, जैसे कि आप किसी पार्टी से चुनाव लड़े और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, इसी को दल बदल कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसको रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप संघीय राज्य है, लेकिन कुछ लोग इसे एकात्मक भी कहते हैं, लेकिन संघीय राज्य का स्वरूप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देंगे तो और सटीक हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। ऐसे अगर जिस प्रकार प्रश्न है, ऐसे आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन भी हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन अगर उसमें भारतीय ऐड कर देंगे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया था। जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, है ना। बहुत सारे कैसे प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। बहुत सारे, इसको कहते हैं कि मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो इसमें बहुत सारे आपत्तिजनक बातें लगी थी, और जिसको कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, इसके बाद जब संयुक्त गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने बहुत सारे जो 42वां संशोधन के प्रावधान थे उसको हटा दिया, और एक संशोधन किया जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। तो ये 1978 में हुआ था, ये 1978 में हुआ था। तो यही पूछा जा रहा है, 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया? तो 44वां संशोधन 1978, संयुक्त गठबंधन की सरकार के द्वारा। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। पहले मतदान की जो न्यूनतम उम्र थी वो कितनी थी? 21 ईयर, यानी जो 21 साल के हैं वही वोट कर सकते थे, लेकिन इसे घटाकर अब 18 ईयर कर दिया गया, जो कि वर्तमान तक में भी लागू है। जिसकी उम्र 18 साल है वही वोटिंग कर सकते हैं हमारे देश में। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों? ये 61 है ना, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इस विधेयक को ला सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, और इस ऑर्डिनेंस का भी वही कर सकते हैं कि पावर होता है जो एक संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है। यानी जब संसद अधिनियम बनाने में असफल रहती है किसी कारण से, या बैठक नहीं हो रही हो और इमरजेंसी में कोई एक्ट बनाना हो और उसे देश में लागू करना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं, और यह अनुच्छेद 123 के तहत लाते हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो, किससे परामर्श ले सकते हैं? राष्ट्रपति अपने, अगर कोई उसके पास कोई कह सकते हैं संसद से बिल आता है, उसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत उसे लगता है नहीं कि इसमें हमको परामर्श लेना चाहिए, तो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और इसके लिए भी कौन से आर्टिकल का उपयोग किया जाता है? आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? फर्स्ट टाइम अंग्रेजी शासन के दौरान किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पर की गई। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? संविधान का जो प्रारूप था इसे कब स्वीकृत किया? 22 नवंबर 1949 को।
22 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को स्वीकृत कर लिया और 26 नवंबर 1949 को पूरे संविधान को ही स्वीकृत कर लिया गया, पारित कर लिया गया। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 जब भारतीय संविधान का आप देखेंगे, उसी में इंडिया को कहा गया है, भारत को कहा गया राज्यों का संघ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बस 2 दिनों के लिए बने थे अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिसे सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिले, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 16 में, आर्टिकल 16 में कहा गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वह भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा वो रखते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए जेपीएससी पीटीजीएस पेपर 1 की क्लासेस, जहाँ पे हम लोग पेपर 1 में क्या देखें, इंडियन पॉलिटी को देखें, और फिर आप कुछ देर के बाद आपको पेपर 2 की क्लासेस मिल जाएगी, जहाँ पर आपको झारखंड से रिलेटेड 1 लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे, जहाँ पे हम लोग झारखंड को देखेंगे, झारखंड से रिलेटेड क्लासेस को करेंगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। इसी प्रकार एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस जारी है, और ये अंतिम ब्रह्मास्त्र एग्जाम डेट के एक दिन पहले तक चलती रहेगी, यानी 16 मार्च तक ये क्लासेस चलेगी। और आप भी चाहते हैं आपको भी क्लासेस मिलती रहे, तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाली क्लासेस की वीडियो एवरी मॉर्निंग जब अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।